हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हेलिकल और स्पाइरल बार तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। आज हम लोग हेलिकल और स्पाइरल बार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है हेलिकल और स्पाइरल बार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिच हेलिकल और स्पाइरल बार की पिच होती है मैक्सिमम पिच मिनिमम ऑफ 75 mm और कोर डाया बाई 6। इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी हेलिकल और स्पाइरल बार की पिच होती है। मैक्सिमम पिच होती है मिनिमम ऑफ 75 mm और कोर डाया बाई 6। इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी मैक्सिमम पिच होगी हेलिकल या स्पाइरल बार की। मैक्सिमम हो गया, अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम पिच क्या होती है हेलिकल और स्पाइरल बार की? मिनिमम ऑफ 25 mm और 3 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। 25 mm या 3 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी मिनिमम पिच होगी हेलिकल बार की। आगे हमारा है स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस लिमिट। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। स्लेंडरनेस लिमिट क्या होता है? अनसपोर्टेड लेंथ between एंड restraints should not be greater than 16 times least lateral dimension। यानी अब अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन रेस्ट्रेंट्स के बीच अनसपोर्टेड लेंथ जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 16 टाइम्स लीस्ट लेटर डायमेंशन से। सेकेंड पॉइंट है इफ़ इन एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेंड देन इट्स अनसपोर्टेड लेंथ। अगर किसी गिवन प्लेन में इफ़ एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेंड, अगर कोई एक कॉलम का एक एंड अनरिस्ट्रेंड है तो इसकी अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 100 बी स्क्वायर बाई डी से। इफ़ एनी गिवन प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेंड देन इट्स अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर बाई 10। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम। कॉलम की मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हमारा है फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए ई मिनिमम यानी मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ एल इफेक्टिव बाई 500 प्लस बी बाई 20 mm। मैक्सिमम ऑफ इनमें से जो भी ज़्यादा होगा रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए ई मिनिमम यानी एसेंट्रिसिटी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला है मैक्सिमम ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस वी बाई 20 mm। इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो हमारी रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी हो जाएगी। दूसरा हमारा है नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम। नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए ई मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम ऑफ एल इफेक्टिव बाई 320 mm। नॉन रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए ई मैक्स होगा मैक्सिमम ऑफ एल इफेक्टिव बाई 320 mm। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा ई मैक्स हो जाएगा। आगे पॉइंट हमारे पास है फेलियर ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग इज ड्यू टू। फेलियर ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग इज ड्यू टू किसके कारण होता है? बेंडिंग मोमेंट और पंचिंग और शियर फोर्स। आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग का जो फेलियर होता है दो कारणों से होता है। किसके कारण? बेंडिंग मोमेंट और पंचिंग और शियर फेलियर के कारण। आगे हमारा है क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फुटिंग। फुटिंग के लिए क्रिटिकल सेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है फॉर वन वे शियर। वन वे शियर के लिए जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है फुटिंग में वो होता है डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द कॉलम ऑफ फेस। डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द कॉलम फेस। कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस की दूरी पर क्रिटिकल सेक्शन होता है फुटिंग में वन वे शियर के लिए। सेकेंड पॉइंट है पंचिंग और टू वे शियर। पंचिंग या टू वे शियर में डी बाई टू डिस्टेंस पे होता है हमारा कॉलम फेस। जो हमारा फेलियर होता है क्रिटिकल सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन फॉर फुटिंग पंचिंग और टू वे शियर डी बाई टू अवे फ्रॉम द कॉलम फेस। कॉलम फेस से डी बाई टू दूरी पे पंचिंग या टू वे शियर होता है।
नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है टू चेक वर्टिकल शियर। वर्टिकल शियर को चेक करने के लिए एट द कॉलम फेस पर वर्टिकल शियर को चेक करने के लिए, जहां डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। आगे हमारा है स्ट्रेस रिजल्टेंट और लोकेशन। स्ट्रेस रिजल्टेंट और लोकेशन, वन वे शियर में लोकेशन कहाँ पे होती है? वन वे शियर में एट डी फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। वन वे शियर में एट डी फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। बेंडिंग मोमेंट होता है एट द फेस ऑफ कॉलम। वन वे शियर एट डी फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम। बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम। दो बातें हो गई। थर्ड हमारा है पंचिंग और टू वे शियर। पंचिंग और टू वे शियर होता है d/2 एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। पंचिंग और टू वे शियर एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। आगे हमारा है परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग। परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस फॉर फुटिंग के लिए परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस। WSM के लिए फार्मूला है टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.16 अंडर FCK। WSM का फार्मूला है टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.16 अंडर FCK। ये हो गया WSM का फार्मूला। LSM के लिए फार्मूला है टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.25 अंडर FCK। LSM के लिए फार्मूला हो गया टाउ CP इज इक्वल टू KS इंटू 0.25 अंडर FCK, जहाँ KS क्या है? KS इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा C। KS इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा C। बीटा C क्या है? फार्मूला है बीटा C के लिए शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम। बीटा C के लिए फार्मूला है शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम। आगे हमारा है कॉलम फुटिंग ऑन पाइल्स। कॉलम फुटिंग ऑन पाइल्स थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर। कॉलम फुटिंग ऑन पाइल्स में थिकनेस 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कॉलम फुटिंग ऑन पाइल्स थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर। कॉलम फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल। कॉलम फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल, अगर कॉलम फुटिंग हमारी सॉइल पर है तो थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। अगर पाइल है तो अगर कॉलम फुटिंग पाइल्स पे है तो थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर। अगर सॉइल पर है तो थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। नोट पॉइंट है टू कैलकुलेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर सेल्फ वेट फुटिंग इज नॉट टेकन बट कैलकुलेट फुटिंग एरिया इट इज टेकन। To calculate upward soil pressure, self-weight footing is not taken, but calculate footing area it is taken। यानी सॉइल का जो सेल्फ वेट होता है, टू कैलकुलेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर सेल्फ वेट फुटिंग इज नॉट टेकन। जो फुटिंग का सेल्फ वेट होता है उसको नहीं लिया जाता है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, बट फुटिंग एरिया को कंसिडर किया जाता है अपवर्ड सॉइल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। आगे है हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। स्टेम डिजाइन शियर फोर्स। स्टेम डिजाइन शियर फोर्स के लिए फार्मूला है SF यानी शियर फोर्स इज इक्वल टू 1/2 KA गामा H स्क्वायर। शियर फोर्स स्टेम डिजाइन के लिए शियर फोर्स का फार्मूला है SF इज इक्वल टू 1/2 KA गामा H स्क्वायर। स्टेम डिजाइन मोमेंट के लिए फार्मूला है शियर फोर्स के लिए 1/2 गामा है 1/2 KA गामा H स्क्वायर। डिजाइन मोमेंट के लिए फार्मूला है M इज इक्वल टू 1/6 KA गामा H स्क्वायर। 1/6 स्टेम डिजाइन मोमेंट M इज इक्वल टू 1/6 KA गामा H स्क्वायर। आगे हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड देयर फंक्शंस। रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट्स दिए गए हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टेम क्या होता है? इट इज ए वर्टिकल कंपोनेंट्स होल्डिंग द बैकफिल। स्टेम इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर स्लैब। स्टेम हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो होल्ड करता है बैकफिल को। स्टेम इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर स्लैब।
स्टेम को कैंटिलीवर स्लैब की तरह डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमारा टो है। टो क्या है? टो इज द पोर्शन ऑफ द फुटिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल। टो इज द पोर्शन ऑफ द फुटिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल। इट इज designed as a inverted cantilever type slab. Upward pressure of soil acts on the bottom surface of toe. तीन बातें हो गई इसमें। टो में, टो क्या है? टो हमारा, टो इज द पोर्शन ऑफ द फुटिंग इन फ्रंट ऑफ वॉल। टो हमारा फुटिंग का पोर्शन होता है जो वॉल के सामने होता है। दूसरा, इट इज डिजाइंड एज ए इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप स्लैब। टो को इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप स्लैब के रूप में डिजाइन किया जाता है। अपवर्ड प्रेशर ऑफ सॉइल एक्ट्स ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ टो। अपवर्ड प्रेशर जो है सॉइल का वो टो के बॉटम सरफेस पर एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा हील है। हील क्या होता है? पोर्शन ऑफ द फुटिंग एट द बैकफिल साइड इज कॉल्ड हील। जो फुटिंग का पोर्शन ऑफ द फुटिंग का जो बैकफिल साइड में जो पोर्शन होता है उसको हील बोलते हैं। पोर्शन ऑफ द फुटिंग एट द बैकफिल साइड, फुटिंग में जो बैकफिल साइड में जो पोर्शन होता है उसको हील बोलते हैं। अगला हमारा है वीप होल्स। वीप होल्स क्या होते हैं? वीप होल्स ड्रेन्ड आउट द वाटर फ्रॉम द बैकफिल। वीप होल्स जो वाटर होता है बैकफिल का उसको ड्रेन आउट करते हैं। वीप होल्स ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द बैकफिल, यूज्ड टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव लेटरल प्रेशर। वीप होल्स का यूज़ किया जाता है जो एक्सेसिव लेटरल प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करता है हमारा वीप होल्स। वीप होल्स आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस excessive lateral pressure. The weep holes are spaced 5 meter horizontally and 2 meter vertically. Important point है, weep holes are spaced, जो स्पेसिंग होती है weep holes के बीच में 5 मीटर हॉरिजेंटली होता है और 2 मीटर वर्टिकली होता है। weep holes में जो स्पेसिंग होती है तो 5 मीटर हॉरिजेंटली और 2 मीटर वर्टिकली होता है। आगे हमारा है सीयर की। सीयर की क्या होता है? It is a structural element which is sometimes used in the bottom side of footing of retaining walls to reduce wall sliding। कि सीयर की जो होती है वो वॉल स्लाइडिंग को रिड्यूस करती है या उनको वॉल स्लाइडिंग को रोकती है। कि सीयर इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज समटाइम्स यूज्ड इन द बॉटम साइड ऑफ द फुटिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में जो फुटिंग होता है उसके बॉटम साइड में इसका यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस वॉल स्लाइडिंग को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। मोड ऑफ फेलियर्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल्स के फेलियर होने के कौन कौन से मोड होते हैं उसको समझेंगे हम लोग। पहला हमारा है ओवर टर्निंग फेलियर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड नॉट बी लेस देन 1.55। ओवर टर्निंग फेलियर से बचने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड नॉट बी लेस देन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.55 से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टर्निंग मोमेंट के लिए फार्मूला होता है, ओवर टर्निंग मोमेंट के लिए फार्मूला है पी, ओवर टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू एच बाई 3। ओवर टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू एच बाई 3। रीस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स बार। रीस्टोरिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स बार। देन फार्मूला बनता है ओवरटर्निंग फेलियर्स के लिए डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स बार अपॉन पी इंटू एच बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.55, यानी डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स बार अपॉन पी इंटू एच बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1.55 के। दूसरा हमारा है स्लाइडिंग फेलियर। Sea gear is provided to increase the sliding resistance। स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए सीयर की प्रोवाइड किया जाता है। स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए सीयर की प्रोवाइड किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन होना चाहिए 1.55।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन होना चाहिए 1.55। 1.5 स्लाइडिंग फेलियर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम होनी चाहिए, जबकि ओवरटर्निंग में 1.55 से कम नहीं होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्लाइडिंग फेलियर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए शुड बी लेस देन 1.5। अगला हमारा रेजिस्टिंग या फ्रिक्शन फोर्स, उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। रेजिस्टिंग या फ्रिक्शन फोर्स के लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। नॉर्मल लोडिंग कंडीशन के लिए फार्मूला है नॉर्मल लोडिंग कंडीशन म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.40। म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.40। नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.40। फॉर अर्थक्वेक लोडिंग के लिए म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन 1। अर्थक्वेक लोडिंग के लिए म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आगे हमारा बियरिंग फेलियर है। बियरिंग फेलियर, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। स्ट्रेस चेक्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। बियरिंग फेलियर में स्ट्रेस को चेक किया जाता है इस फार्मूले से, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए प्लस माइनस एम वाई अपॉन डी। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए प्लस माइनस एम वाई बाई टी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेलियर। बियरिंग फेलियर के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए? एफ वी इज इक्वल टू अलाउेबल बियरिंग प्रेशर अपॉन एफ मैक्स शुड बी लेस देन 3। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेलियर शुड बी लेस देन 3। नेक्स्ट हमारा टेंशन फेलियर में क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुड बी पासेस मिडिल थर्ड ऑफ द बेस ऑफ वॉल। Resultant of all types of forces should be passes middle third of the base of wall। टेंसल फेलियर के लिए कंडीशन है ना होने के लिए कंडीशन है रिजल्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सभी टाइप के फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो पास होना चाहिए मिडिल थर्ड ऑफ द बेस ऑफ वॉल से। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी बाई 6। इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बी बाई 6। साइलो शियर फेलियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1.5। साइलो शियर फेलियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। आगे हमारी है टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स। लिमिट स्टेट्स की टाइप्स दी गई हैं, दो टाइप की होती हैं, लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैक्स, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटेरियोरेशन, कोरोजन, पॉन्डिंग, फायर रेजिस्टेंस। ये सब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। डिफ्लेक्शन, क्रैक्स, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटेरियोरेशन, कोरोजन, पॉन्डिंग, फायर रेजिस्टेंस। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आएगा हमारा कोलैप्स लिमिट डील्स विद शियर, फ्लेक्सर, टॉर्सन, टेंशन, कंप्रेशन। कोलैप्स लिमिट डील्स विद शियर, फ्लेक्सर, टॉर्सन, टेंशन एंड कंप्रेशन। आगे हमारे पास नोट पॉइंट है। LSM of collapse deal with the safety of the structure. LSM of collapse deals with the safety of the structure and the limit state of serviceability deals with the durability of the structure in LSM। यानी जो LSM का जो कोलैप्स है वो डील करता है सेफ्टी को डील करता है, सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर को डील करता है, जबकि सर्विसिबिलिटी जो होता है वो डील करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी क्या है? वो सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया है, जबकि जो सेफ्टी है वो हमारा कोलैप्स का क्राइटेरिया है। स्ट्रेस, अगला पॉइंट हमारे पास है, स्ट्रेस लेवल इन लिमिट स्टेट मेथड इज मोर देन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
स्ट्रेस लेवल इन LSM इज मोर देन द WSM। जो स्ट्रेस लेवल होता है LSM में वो ज़्यादा होता है WSM से। आगे हमारे पास है वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए वैल्यू क्या क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। लिमिट स्टेट ऑफ मेथड LSM में कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट की कोलैप्स में 1.5 होती है, डिफ्लेक्शन में 1 होती है, क्रैकिंग में 1.3 होती है। LSM में कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो कोलैप्स के लिए 1.5 होती है, कोलैप्स के लिए 1.5 होती है, डिफ्लेक्शन के लिए 1 होती है, क्रैकिंग के लिए 1.3 होती है। स्टील के लिए कोलैप्स में 1.15, डिफ्लेक्शन में 1, क्रैकिंग में 1। तो दोनों को एक साथ देखेंगे तो स्टील और कंक्रीट का कोलैप्स में 1.5, 1.15, डिफ्लेक्शन में दोनों का 1 होता है, क्रैकिंग में कंक्रीट का 1.3 होता है जबकि स्टील का 1 होता है। आगे हमारे पास नोट पॉइंट है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हाई ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू स्टील। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हाई ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू स्टील। जो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो ज़्यादा होता है स्टील से। क्यों? क्योंकि कंट्रोल का जो कंक्रीट का है क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं होता है स्टील की तुलना में। अगला हमारा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है। स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, यानी वह स्ट्रेंथ जिस पर 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल ना हो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। आगे हमारा है अलाउबल और डिजाइन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे। कंक्रीट का होता है, कंक्रीट की अलाउबल डिजाइन स्ट्रेंथ 0.45 FCK होता है। कंक्रीट का अलाउबल डिजाइन स्ट्रेंथ 0.45 FCK होता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0.67 FCK होता है। स्टील का अलाउबल होता है 0.87। स्टील का अलाउबल डिजाइन स्ट्रेंथ होता है 0.87 FY और कैरेक्टरिस्टिक FY होता है। तो कंक्रीट का अलाउबल 0.45 FCK, कैरेक्टरिस्टिक 0.67 FCK। स्टील का अलाउबल 0.87 FY जबकि कैरेक्टरिस्टिक FY होता है स्टील का। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज क्या होता है? पैराबोलिक होता है 0 to 0.002। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है कंक्रीट का वो पैराबोलिक होता है 0 से 0.002 तक। पैराबोलिक होता है 0 से 0.002 तक। कांस्टेंट होता है 0.002 से 0.0035 तक। कांस्टेंट होता है 0.002 से 0.0035 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्रीट इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड एट मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। Concrete is considered to have failed at maximum strain in stress strain diagram। कहाँ पे फेल होगी? 0.0035 पे। टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है? टोटल स्ट्रेन एट प्रूफ स्ट्रेस होती है एप्सिलॉन टोटल इज इक्वल टू 0.002 प्लस FY/ES। टोटल स्ट्रेन एप्सिलॉन टोटल इज इक्वल टू 0.002 प्लस FY/ES।
मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन होती है, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 0.002 प्लस एफ वाई अपन ई एस, जबकि परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है 0.002 प्लस एफ वाई अपान 1.15 ई एस, 0.002 प्लस एफ वाई अपान 1.15 ई एस। आगे नोट पॉइंट है हमारे पास, फॉर स्टील परमिसिबल स्ट्रेन इज टेकन एज, फॉर स्टील परमिसिबल स्ट्रेन इज टेकन एज, स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेन होती है 0.003800, 0.0038 स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेन होती है। आगे मेरे पास डिजाइन लोड, डिजाइन लोड क्या होता है, डिजाइन लोड इज इक्वल टू होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, डिजाइन लोड इज इक्वल टू होता है, डिजाइन लोड इज इक्वल टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। आगे हमारे पास दिया गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एज पर 456/2000, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एज पर IS 456/2000। लोडिंग कंडीशन दी गई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए अलग अलग लोड की वैल्यू दी गई है। ये डेड लोड प्लस लाइव लोड है, डेड लोड प्लस विंड लोड है, डेड लोड या अर्थक्वेक लोड प्लस विंड लोड प्लस लाइव लोड है, डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड की वैल्यू 1.5, 1.5 लाइव लोड, डेड लोड लाइव लोड की कंडीशन में। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए 1 होता है, सेकेंड वाले में 1.5 या 0.9, फिर 1.5 1 होता है, थर्ड वाले में 1.2 1.2 1.2। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.2 1.2 1.2, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए 1 0.8 0.8। जहाँ DL मतलब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। 0.9 value is considered when stability against overturning and reversible stress is critical, where dead loads contributes to stability। 0.9 वाली कंडीशन क्या है, 0.9 वैल्यू जब कंसिडर की जाती है जब स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड रिवर्सिबल स्ट्रेस इज क्रिटिकल वेयर डेड लोड्स कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी, तब हम 0.9 वैल्यू लेंगे, वैसे 1.5 लेंगे इसमें भी। आगे हमारा assumptions in LSM, assumptions in limit state of collapse under flexure, assumptions in limit state of collapse under flexure। फर्स्ट है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इट मीन्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, it means the strain distribution across the depth of the cross section is linear। स्ट्रेन कंफर्टेबिलिटी यानी कोई भी सेक्शन बेंडिंग के पहले और बाद में दोनों कंडीशन में प्लेन ही रहेगा। दूसरा हमारा सेकंड एजम्पशन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट विच अकर्स एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। बेंडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है कंक्रीट की आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर वो ली जाती है 0.0035। थर्ड हमारा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट हैविंग पैराबोलिक शेप अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड कांस्टेंट अप टू लिमिट स्टेट 0.0035। वही बात जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कंक्रीट के लिए पैराबोलिक रहेगा 0.002 तक, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा 0.0035 तक। फोर्थ एजम्पशन हमारे पास है फॉर डिजाइन पर्पज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड 0.45 FCK एंड फॉर स्टील 0.87 FY। डिजाइन पर्पज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन पर्पज से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अज्यूम की जाती है 0.45 FCK
फॉर स्टील के लिए 0.87 FY डिज़ाइन पर्पज से। आगे हमारा फिगर दिखाया गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया गया है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। फार्मूले दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक क्या हो जाएगा, एरिया 0.36 FCK इंटू XU। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK इंटू XU। डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक फ्रॉम द अपर एंड। अपर एंड से जो डेप्थ है उसकी वैल्यू है y बार इज इक्वल टू 0.42 XU, जो यहाँ पे दिखाई गई है y बार, ये अपर एंड से यहाँ तक की दूरी है, ये 0.42 XU। y बार इज इक्वल टू 0.42 XU। आगे हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट, टोटल कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट CU is equal to 0.36 FCK into XU into V. Total compression force in concrete CU is equal to 0.36 FCK into XU into V. Total tension force in reinforcement steel, total tension force in reinforcement steel TU is equal to 0.87 FY into AST. TU is equal to 0.87 FY into AST. न्यूट्रल एक्सिस के लिए फार्मूला दिया गया है, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU मैक्स इज इक्वल टू, XU मैक्स के लिए फार्मूला है, XU max is equal to 700 upon 1100 plus 0.87 FY into D. XU max is equal to 700 upon 1100 plus 0.87 FY into D. Depth of compression force from the top of the beam section. Depth of compression force from the top of the beam section. Y bar is equal to 0.42 XU. 0.42 XU. लीवर आर्म दिया गया है Z is equal to Z is equal to D minus 0.42 XU, या Z is equal to D minus Y bar, या Z is equal to D minus Y bar, या Y bar की वैल्यू है 0.42 XU, या Z is equal to D minus FY into AST upon FCK into B. Z is equal to D minus FY into AST upon FCK into B, जहाँ XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, CU एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू विथ ऑफ बीम है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू विथ ऑफ बीम। TU क्या है, एरिया ऑफ स्टील है इंटू परमिसिबल स्ट्रेस है। आगे हमें दिए गए परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग WSM के लिए सिग्मा BR इज इक्वल टू, यानी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.25 FCK। WSM के लिए परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ फुटिंग WSM के लिए सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.25 FCK। WSM के लिए LSM के लिए सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK। WSM के लिए 0.25 FCK, LSM के लिए 0.45 FCK। आगे हमारे पास है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR, तीन कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। पहला हमारा है फॉर अंडर इन्फोर्स सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए XU शुड बी लेस देन XU मैक्स। अंडर इन्फोर्स सेक्शन होने के लिए XU की वैल्यू XU मैक्स से कम होनी चाहिए। XU शुड बी लेस देन XU मैक्स अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिटिंग, MU लिमिटिंग के लिए फार्मूला है, 0.87। MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST
0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU। बैलेंस सेक्शन के लिए फार्मूला है MU लिमिटिंग इज इक्वल टू QU VD स्क्वायर FCK। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए फार्मूला है MU लिमिटिंग इज इक्वल टू QU इंटू BD स्क्वायर इंटू FCK। QU का फार्मूला है 0.36, QU का फार्मूला है QU इज इक्वल टू 0.36 XU मैक्स अपॉन D 0.36 XU max upon D into 1 minus 0.42 XU max upon D। QU is equal to 0.36 XU max upon D into ब्रैकेट में 1 minus 0.42 XU max upon D, और या QU is equal to 0.36 FCK या QU is equal to 0.36 FCK into XU into B ब्रैकेट में D minus 0.42 XU। आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट डेटा फॉर कंक्रीट इन LSM में कंक्रीट के लिए इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, इसको देखेंगे हम लोग। ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है, XU मैक्स दिया गया है, एप्सिलॉन मैक्स दिया गया है, MU लिमिटिंग के अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं। FE 250 के लिए XU मैक्स 0.53D, एप्सिलॉन मैक्सिमम 0.00308। MU लिमिटिंग के लिए फार्मूला है 0.149 BD स्क्वायर FCK 0.149 BD स्क्वायर FCK। FE 415 के लिए 0.48T, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 0.00380। MU लिमिटिंग का जो फार्मूला है 0.138 BD स्क्वायर FCK। FE 500 के लिए 0.46 BD एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 0.00417। MU लिमिटिंग के लिए 0.133 BD स्क्वायर FCK 0.133 BD स्क्वायर FCK। नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट हमारे पास है in limit state of collapse in fracture the ultimate strain in concrete is limiting to 0.0035 in bending। सेकेंड पॉइंट है in ultimate strength design the maximum compressive strain permitted at collapse or axial compression in RCC column is about 0.002। in ultimate strength design the maximum compressive strain permitted at collapse or axial compression in RCC column is about 0.002। आगे हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग के लिए मेथड दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला मेथड है प्री टेंशनिंग मेथड। In this system, the high strength steel tendons are pulled between two end abutments। Pre-tension method में in this system, the high strength steel tendons are pulled between two end abutments। दो end abutments के बीच में हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स को पुल आउट किया जाता है प्री टेंशनिंग स्टील में। बिफोर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट द abutments are fixed at the ends of a pre-stressing bed। Before the casting of concrete, the abutments are fixed at the ends of the pre-stressing bed। For pre-tensioning concrete के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होता है। प्री-टेंशनिंग कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होता है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। स्लम्प वैल्यू 75 mm। कंक्रीट ग्रेड M40। लॉसेस इन प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चर में लॉसेस क्या क्या होते हैं। इमीडिएट लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, इमीडिएट लॉस होता है ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट के कारण। टाइम डिपेंडेंट लॉस क्या होता है। सिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है 3 × 10⁻⁴। प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चर में श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है 3 × 10⁻⁴ ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट एंड क्रीप ऑफ स्टील।
अदर लॉसेस क्या है? ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एंड स्लिपेज इन एंकरिंग। अदर लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन लॉस और स्लिपेज एंकरिंग के कारण। दूसरा मेथड है पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पोस्ट टेंशनिंग मेथड, इसमें क्या होता है? प्री टेंशनिंग ऑफ कंक्रीट इज डन आफ्टर कंक्रीट बीइंग हार्ड। इसमें कंक्रीट हार्ड होने के बाद प्री टेंशनिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, स्लम्प वैल्यू 75 mm, कंक्रीट ग्रेड M30। अच्छा, प्री टेंशनिंग में M40 था, कंक्रीट का ग्रेड प्री टेंशनिंग में M40 था, जबकि पोस्ट टेंशनिंग में M30 हो जाएगा। प्री में M40, पोस्ट में M30। नोट पॉइंट क्या है? हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज्ड high strength steel used in pre-stressed concrete can take in maximum strain up to 4%. High strength steel used in pre-stressed concrete, pre-stressed concrete में जो high steel tensile, high steel tension steel, high strength steel used in pre-stressed concrete can take maximum strain। मैक्सिमम स्ट्रेन जो 4% ले सकती है कौन सी स्टील? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेन 4% ले सकती है। लॉसेस इन पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में क्या लॉसेस है? पोस्ट टेंशनिंग में क्या लॉसेस है? ऑल काइंड ऑफ इमीडिएट एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेस में अकर इन पोस्ट टेंशन। इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस विल बी जीरो। In post-tension members, elastic shortening loss will be zero if all bars stressed simultaneously and anchored. Loss of free stress in post-tensioning, loss of free stress in post-tensioning due to shrinkage। श्रिंकेज के कारण जो लॉस होता है पोस्ट टेंशनिंग में होता है 2 × 10⁻⁴ अपॉन log T+2। 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ अपॉन log 10 T+2 × ES। ये हमारा लॉस होता है पोस्ट टेंशनिंग में, प्री स्ट्रेस में। टी हमारा एज ऑफ कंक्रीट है इन डेज में। आगे हमारा है टोटल अलाउबल लॉसेस। टोटल अलाउबल लॉसेस क्या होते हैं? टाइप ऑफ लॉसेस, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट में प्री टेंशन में 3% लॉस होता है, प्री टेंशन में 3%, पोस्ट टेंशन में 1%। क्रीप इन कंक्रीट, क्रीप इन कंक्रीट के कारण लॉस होता है प्री टेंशन में 6%, प्री टेंशन में 6% और पोस्ट टेंशन में 5%। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज के कारण जो लॉस होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के कारण जो लॉस होता है प्री टेंशन में 7%, पोस्ट में 6%, प्री में 3%, पोस्ट में 6%। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील के कारण जो लॉस होता है प्री टेंशन में 2%, प्री टेंशन में 2% और पोस्ट में 3%। टोटल लॉस क्या होता है? टोटल लॉस प्री टेंशन में 18% होता है, प्री टेंशन में 18% होता है टोटल लॉस, और पोस्ट में 15% होता है। लॉस ऑफ श्रिंकेज इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस लॉसेस। श्रिंकेज, श्रिंकेज के कारण जो लॉस सबसे ज़्यादा होता है प्री टेंशन। लॉस ऑफ श्रिंकेज इज मोर देन, लॉस ऑफ श्रिंकेज इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस लॉसेस। श्रिंकेज के कारण, श्रिंकेज के कारण मैक्सिमम लॉस होता है प्री स्ट्रेस टाइप की कंक्रीट में। प्री टेंशन में 7 होता है, पोस्ट में 6 होता है। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट में प्री में 3, पोस्ट में 1, क्रीप में 6, प्री में, पोस्ट में 5, श्रिंकेज पहले में प्री में 7, पोस्ट में 6, रिलैक्सेशन 2, 3। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग के मेथड के क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग, लॉन्ग लाइन मेथड, लॉन्ग लाइन मेथड या हॉयर सिस्टम। लॉन्ग लाइन मेथड, लॉन्ग लाइन मेथड या हॉयर सिस्टम, ये हमारा प्री टेंशनिंग के लिए है। प्री टेंशनिंग के लिए मेथड कौन सा है? लॉन्ग लाइन मेथड।
प्री टेंशनिंग के लिए मेथड है लॉन्ग लाइन मेथड या होयर मेथड, होयर सिस्टम, लॉन्ग लाइन मेथड या होयर सिस्टम। This method is used for production in larger number of pre-stress member। लॉन्ग लाइन मेथड या होयर मेथड प्री टेंशनिंग के लिए यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इन लार्जर नंबर ऑफ प्री-स्ट्रेस members। In this system, two bulkheads or abutments independently anchored to the ground are provided several meters। In this system, two bulkheads or abutments independently anchored to the ground are provided several meters। रेलवे स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बीम्स, इन सब के लिए लॉन्ग लाइन मेथड या होयर मेथड का यूज़ किया जाता है। रेलवे स्लीपर, इलेक्ट्रिक पोल, बीम्स के लिए प्री टेंशनिंग के लिए लॉन्ग लाइन मेथड या होयर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग वाइड हैवी स्ट्रक्चर। लॉन्ग वाइड हैवी स्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा हमारा मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम के मेथड दिए गए हैं। पहला हमारा फ्रेसिनेट सिस्टम। फ्रेसिनेट सिस्टम ये हमारे पोस्ट टेंशनिंग के लिए। फ्रेसिनेट सिस्टम पोस्ट टेंशनिंग के लिए पहला pre-stressing anchorage unit using multiple wire cables exist in the फ्रेसिनेट सिस्टम। फ्रेसिनेट सिस्टम में मल्टीपल वायर केबल एग्जिस्ट करती हैं। This system consists of a cylinder with a conical interior through which the high tensile wire pass। It is based on वेज एक्शन। जो फ्रेसिनेट सिस्टम में बेस्ड है वेज एक्शन पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड है वेज एक्शन पर। दूसरा हमारा है पोस्ट टेंशनिंग के मेथड है। दूसरा हमारा है मैग्नेट ब्लेटन सिस्टम। मैग्नेट ब्लेटन सिस्टम। In this system, the anchorage device consists of a sandwich plate having grooves to hold the wires and wedges which are also grooved। Each sandwich plate can hold up to 4 pairs wire। This system is also based on wedge action। ये भी जो सिस्टम वेज एक्शन पर बेस्ड है। फ्रेसिनेट सिस्टम और मैग्नेट बोल्टन सिस्टम दोनों वेज एक्शन पर बेस्ड हैं। अगला हमारा है गिफोर्ड वाइडल सिस्टम या गिफोर्ड विडाल सिस्टम। गिफोर्ड विडाल सिस्टम। It consists of a steel split cone and cylindrical cone encourages to house the high tensile wires against the steel plates। It is a single wire system in which each wire is pre-stressed separately। It is also based on वेज एक्शन। ये भी वेज एक्शन पर बेस्ड है, यानी ऊपर के तीनों जो मेथड हैं वेज एक्शन पर बेस्ड हैं। कौन कौन से? गिफोर्ड विडाल सिस्टम, मैग्नेट बोल्टन सिस्टम, फ्रेसिनेट सिस्टम, मैग्नेट ब्लेटन सिस्टम, गिफोर्ड विडाल सिस्टम। ये तीनों जो है विडाल एक्शन पर वेज एक्शन पर बेस्ड है। लास्ट हमारा है ली मैकॉल सिस्टम। लास्ट हमारा ये सारे पोस्ट टेंशनिंग के लिए ली मैकॉल सिस्टम। It is uses high tension alloy steel bars having threads at ends as tendons। It uses high tension alloy steel bars having threads at ends as tendons। The rivet or bolt heads or threads formed at the end of the wires directly bear against a block। This system is based on direct bearing from bolt or rivet formed at end of wires। ये जो मेथड है ली मैकॉल सिस्टम, ये बेस्ड है डायरेक्ट बियरिंग फ्रॉम बोल्ट और रिवेट फॉर्म्ड एट एंड ऑफ वायर्स। यानी ये मेथड डायरेक्ट बियरिंग पर बेस्ड है फ्रॉम बोल्ट, बाकी सब बेज एक्शन पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ख़त्म होता हमारा आरसीसी। लास्ट वीडियो था
आरसीसी का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कल से हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।